का हमारा टॉपिक है लिबरलाइजेशन। आई होप कि आपने पहला पार्ट देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल से देख लीजिए। अब शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं लिबरलाइजेशन की। 1991 से पहले इंडिया में गवर्नमेंट का कंट्रोल इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा था। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, किसी भी नई इंडस्ट्री को शुरू करने, उसे एक्सपेंड करने या कई इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंसेस लेने पड़ते थे। यानी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में भी कई रिस्ट्रिक्शंस थी। फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग पर भी गवर्नमेंट का कड़ा कंट्रोल था। कुल मिलाकर प्राइवेट सेक्टर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करने के लिए पूरी तरह फ्री नहीं था। लेकिन जुलाई 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए, जिसके बाद इंडिया में लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई। लिबरलाइजेशन का मेन एम प्राइवेट सेक्टर की एंट्री और ग्रोथ के रास्ते में मौजूद अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को हटाना था, ताकि बिजनेसेस आसानी से एस्टैब्लिश हो सके और एक्सपेंड कर सके। अब देखते हैं कि लिबरलाइजेशन के अंडर क्या क्या किया गया था। लिबरलाइजेशन के अंडर डीरेगुलेशन किया गया। डीरेगुलेशन का मतलब है गवर्नमेंट के अननेसेसरी रूल्स, रेगुलेशन और कंट्रोल्स को कम करना, ताकि बिजनेसेस को अपने डिसीजंस लेने और काम करने की ज़्यादा फ्रीडम मिल सके। गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम किया गया और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा फ्रीडम दी गई, ताकि इकोनॉमी में एक ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके। इस प्रोसेस में बिजनेसेस को फ्री हैंड दिया गया और उन्हें कमर्शियल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर काम करने की ज़्यादा फ्रीडम दी गई। लिबरलाइजेशन का मेन पर्पस इंडिया के इकोनॉमिक पोटेंशियल को प्राइवेट सेक्टर के थ्रू बढ़ावा देना था। साथ ही मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने और अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करने का अपॉर्चुनिटी दिया गया। इससे पहले एमएनसीज पर कई रिस्ट्रिक्शंस थीं और इन्हें इंडिया में फ्रीली इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद इन रिस्ट्रिक्शंस को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया। इसके अलावा इकोनॉमी में पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट करने पर भी जोर दिया गया, ताकि बिजनेसेस के बीच हेल्दी कंपटीशन बढ़े, एफिशिएंसी इंप्रूव हो और कंज्यूमर्स को बेटर क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज मिल सकें। लिबरलाइजेशन के अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को बेसिकली 5 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। अब हम इन सभी रिफॉर्म्स को एक-एक करके डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला रिफॉर्म था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर में नए और नेसेसरी रिफॉर्म्स लाने के लिए गवर्नमेंट ने 24 जुलाई 1991 को न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई। इस पॉलिसी का मेन एम था इंडस्ट्रीज पर गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम करना और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा फ्रीडम देना। अब देखते हैं इस पॉलिसी के अंडर कौन-कौन से इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए गए। सबसे पहला रिफॉर्म था रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। पहले क्या होता था, अगर किसी एंटरप्रेन्योर को कोई नई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी होती थी, एग्जिस्टिंग यूनिट का एक्सपेंशन करना होता था या बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना होता था, तो उसे गवर्नमेंट से इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ता था। इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता था, पेपर वर्क ज़्यादा होता था और इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ भी स्लो हो जाती थी। लेकिन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के बाद से इस लाइसेंसिंग सिस्टम को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया गया। शुरुआत में सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंस ज़रूरी रखा गया, बाद में इस नंबर को और कम करके सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज़ कर दिया गया। ये मेन 5 इंडस्ट्रीज़ थी: distillation and brewing of alcoholic drinks, cigars, cigarette, tobacco products and tobacco substitutes, electronic, aerospace and defense equipment, industrial explosives and last specified hazardous chemicals। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेसिफाइड hazardous chemicals क्या होते हैं। hazardous chemicals ऐसे केमिकल्स होते हैं जो गलत तरीके से यूज होने पर लोगों की हेल्थ, इन्वायरमेंट या नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन गैस, फुजीन और मेथिल आइसोसाइनेट। इन केमिकल का प्रोडक्शन और हैंडलिंग बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए इनके लिए गवर्नमेंट लाइसेंस आज भी जरूरी होता है। इस रिफॉर्म का मेन एम था अननेसेसरी लाइसेंसिंग को हटाकर इंडस्ट्रीज को जल्दी स्टैब्लिश होने और आसानी से एक्सपेंड होने का मौका देना। सेकंड है डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। दूसरा रिफॉर्म था डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। लिबरलाइजेशन से पहले कई इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिन्हें केवल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए रिजर्व किया गया था। पहले ऐसी 17 इंडस्ट्रीज थी, लेकिन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के बाद इसे कम करके 8 इंडस्ट्रीज तक कर दिया गया। बाद में 2010-11 तक इसे और कम करके सिर्फ 3 मेन इंडस्ट्रीज तक सीमित कर दिया गया था। ये 3 इंडस्ट्रीज थी: एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एंड डिफेंस इक्विपमेंट। यानी इन सेक्टर्स में गवर्नमेंट का कंट्रोल बना रहा, क्योंकि ये देश की सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं। बाकी इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर को भी काम करने की परमिशन दे दी गई। थर्ड इज डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसे आप रिमूवल ऑफ रिजर्वेशन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी कह सकते हैं। पहले कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनका प्रोडक्शन केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही कर सकती थी। इसका एम छोटे इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देना था, ताकि बड़ी कंपनीज उनसे कंपटीशन न कर सके। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद इन प्रोडक्ट्स को डी रिजर्व कर दिया गया। डी रिजर्व का मतलब है कि अब उन प्रोडक्ट्स को सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही नहीं बल्कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी प्रोड्यूस कर सकती थी। यानी गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन पर लगी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी। एग्जाम्पल,
पहले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे वुडन फर्नीचर, हैंड टूल्स, प्लास्टिक, हाउस होल्ड आइटम्स, टॉयज़ और सिंपल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स ज़्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिज़र्व थे, लेकिन डीरिज़र्वेशन के बाद बड़ी कंपनीज़ भी इन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करने लगी। अब प्राइस और प्रोडक्शन गवर्नमेंट तय नहीं करती थी, बल्कि मार्केट फोर्सेज़ यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर कॉम्पिटिशन होने लगा। इससे कॉम्पिटिशन बढ़ा, क्वालिटी बेटर हुई और कंज्यूमर को ज़्यादा चॉइसेस मिलने लगी। फोर्थ रिफॉर्म था एमआरटीपी एक्ट में चेंजेस। लिबरलाइजेशन से पहले बड़ी कंपनीज को एक्सपेंशन करने, नई अंडरटेकिंग स्टैब्लिश करने, मर्जर करने और एमलगमेशन करने के लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती थी। मर्जर का मतलब है जब दो कंपनीज मिलकर एक कंपनी बन जाती हैं। एमलगमेशन का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी बनाती हैं। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। इससे बड़ी कंपनीज को बिजनेस एक्सपेंड करने की ज़्यादा फ्रीडम मिल गई। बाद में एमआरटीपी एक्ट को हटाकर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 अपनाया गया। इस एक्ट का मेन एम मोनोपोली को रोकना और मार्केट मार्केट में हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना था। इसके बाद कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट 2007 और फिर कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 के थ्रू इसमें अमेंडमेंट्स किए गए। इस तरह से गवर्नमेंट का फोकस कंपनीज को अननेसेसरली कंट्रोल करने की बजाय फेयर कंपटीशन बनाए रखने पर आ गया। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की। फाइनेंशियल सेक्टर में कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और कोई अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। इंडिया में पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल और रेगुलेट करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन आरबीआई है। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक, एपेक्स बैंक, सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। आरबीआई देश की मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, इंटरेस्ट रेट्स को रेगुलेट करती है, बैंकिंग सिस्टम की मॉनिटरिंग करती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने का काम करती है। अब देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के मेन चेंजेस। पहला रिफॉर्म था चेंजेस इन द रोल ऑफ आरबीआई। लिबरलाइजेशन से पहले आरबीआई एक रेगुलेटर की तरह काम करता था। बैंक को इंटरेस्ट रेट, लैंडिंग पॉलिसी और कई बैंकिंग डिसीजंस में आरबीआई के रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद आरबीआई एक फैसिलिटेटर की तरह काम करने लगा। इसका मतलब ये नहीं था कि आरबीआई का रोल खत्म हो गया था या कम हो गया था, बल्कि अब बैंक्स मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग कई बिजनेस डिसीजंस खुद ले सकते थे। अब मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई और कंपटीशन का भी बड़ा रोल हो गया। हालांकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना और बैंकिंग सिस्टम के मॉनिटरिंग करना आज भी आरबीआई की जिम्मेदारी है। दूसरा रिफॉर्म था बिगिनिंग ऑफ प्राइवेट बैंक्स। लिबरलाइजेशन के बाद गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को बैंकिंग सेक्टर में आने की परमिशन दे दी। इसके बाद इंडिया में कई नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की शुरुआत हुई। एग्जाम्पल इंडियन प्राइवेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और फॉरेन बैंक्स में है एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक। प्राइवेट बैंक्स के आने से बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया। हर बैंक कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बेटर सर्विसेज, फास्टर बैंकिंग, डिजिटल फैसिलिटीज और अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट देने लगा। तीसरा रिफॉर्म था इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन के बाद बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ाकर लगभग 74% कर दी गई। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। बैंक्स को इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह से रिसोर्सेज इकट्ठा करने की परमिशन भी दे दी गई। हालांकि आरबीआई अब भी लगातार इन सब पर निगरानी रखता था ताकि अकाउंट होल्डर्स का पैसा सेफ रहे, बैंकिंग सिस्टम स्टेबल रहे और देश की इकोनॉमी को किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल रिस्क न हो। फोर्थ रिफॉर्म था ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। लिबरलाइजेशन के बाद बैंक्स को एक्सपेंशन करने की ज़्यादा फ्रीडम दी गई। अगर कोई बैंक आरबीआई के द्वारा फिक्स की गई ज़रूरी कंडीशंस और गाइडलाइंस को पूरा करता था, तो वो नई ब्रांचेस आसानी से खोल सकता था। पहले नई ब्रांच खोलने के लिए कई मामलों में आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ती थी, लेकिन रिफॉर्म्स के बाद इस प्रोसेस को काफ़ी आसान बना दिया गया। इससे बैंकिंग सर्विसेज तेज़ी से देश के अलग-अलग एरियाज़ तक पहुंचने लगी और फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा मिला। नेक्स्ट अब बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म्स की। टैक्स रिफॉर्म्स का मतलब होता है गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी और पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी में किए गए चेंजेस। ये दोनों पॉलिसीज कलेक्टिवली फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। टैक्सेस मेनली दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस वे टैक्सेस होते हैं जो किसी पर्सन की इनकम या किसी कंपनी के प्रॉफिट पर सीधे लगाए जाते हैं, यानी जिस पर्सन या कंपनी पर टैक्स लगाया जाता है वही उसका पेमेंट भी करती है। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स इंडिविजुअल की इनकम पर लगाया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी के प्रॉफिट पर लगाया जाता है। सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस वे टैक्सेस होते हैं जो किसी पर्सन की इनकम या प्रॉपर्टी पर डायरेक्टली नहीं लगाए जाते, बल्कि जब वो गुड्स या सर्विस खरीदता है तब उसे टैक्स देना पड़ता है, यानी जितना ज़्यादा कंजप्शन होगा उतना ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कोई मोबाइल, क्लोथ, रेस्टोरेंट सर्विस या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके प्राइस में पहले से ही टैक्स शामिल होता है। यही इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। एग्जाम्पल जीएसटी। अब देखते हैं टैक्स रिफॉर्म्स के मेजर चेंजेस।
फर्स्ट है रेशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। 1991 के बाद गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स की रेट्स में धीरे धीरे रिडक्शन किया। इसके पीछे मेन रीज़न ये था कि पहले टैक्स रेट्स काफ़ी ज़्यादा थी। हाई टैक्स रेट की वजह से बहुत से लोग टैक्स इवेजन यानी अपनी इनकम छिपाकर टैक्स देने से बचने की कोशिश करते थे। लेकिन जब टैक्स रेट्स को मॉडरेट किया गया तो लोगों ने अपनी इनकम वॉलंटरली डिस्क्लोज करना शुरू कर दिया। इससे टैक्स कंप्लायंस बढ़ी और टैक्स कलेक्शन में भी इंप्रूवमेंट आया। हालांकि एक इसका नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिला। टैक्स रेट्स कम होने की वजह से शुरुआती समय में गवर्नमेंट की टैक्स इनकम पर कुछ असर पड़ा, जिससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और वेलफेयर एक्सपेंडिचर के लिए अवेलेबल फंड्स कुछ हद तक इफेक्टेड हुए। हालांकि बाद में इकोनॉमी के एक्सपेंड होने और टैक्स कंप्लायंस बढ़ने से गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्शन में फिर से इंप्रूवमेंट आया। सेकेंड है रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी कई इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए गए ताकि पूरी कंट्री में कॉमन नेशनल मार्केट बनाया जा सके। पहले अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस चलते थे। इससे गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक भेजना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव हो जाता था। बार बार टैक्स जुड़ने से कॉस्ट बढ़ जाती है गुड्स की। रिफॉर्म्स के बाद टैक्स सिस्टम को धीरे धीरे सिंप्लीफाई किया गया, जिससे पूरी कंट्री में गुड्स और सर्विस की मूवमेंट आसान हुई। इससे बिजनेस करना आसान हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुई और पूरे देश को एक कॉमन मार्केट की तरह डेवलप करने में मदद मिली। थर्ड इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसेस। गवर्नमेंट ने टैक्स सिस्टम को टैक्स पेयर्स के लिए ज़्यादा सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की। इसी डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा कदम था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक्ट को 29 मार्च 2017 को पार्लियामेंट के थ्रू अपनाया गया और इसे 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया गया। जीएसटी आने से पहले इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी जैसे कई अलग अलग टैक्सेस होते थे। लेकिन जीएसटी आने के बाद इनमें से ज़्यादातर टैक्सेस को मिलाकर एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम बना दिया गया। जीएसटी गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इसके साथ ही टैक्स इवेजन में भी कमी आई और वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की पॉलिसी को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट रिफॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। अब बात कर लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म की। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म का रिलेशन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और फॉरेन करेंसीज के लेन देन से है। पहला रिफॉर्म था डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। डिवैल्यूएशन का मतलब है गवर्नमेंट द्वारा जानबूझकर अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को फॉरेन करेंसीज में के मुकाबले में कम करना। एग्जाम्पल के लिए अगर पहले $1 20 रुपीज़ था और गवर्नमेंट ने रुपी का डिवैल्यूएशन कर दिया, तो बाद में $1 इज इक्वल टू 25 रुपीज़ हो सकता है। यानी अब $1 खरीदने के लिए पहले से ज़्यादा रुपीस देने पड़ेंगे। इसका मतलब रुपये की वैल्यू कम हो गई। इंडिया ने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए 1991 में रुपये का डिवैल्यूएशन किया था। एज अ रिजल्ट इंडियन गुड्स फॉरेन में कंपैरेटिवली सस्ते हो गए। इससे एक्सपोर्ट्स बढ़े, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ा और इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो भी बढ़ता चला गया। दूसरा रिफॉर्म था मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। पहले रुपये की एक्सचेंज रेट को काफ़ी हद तक गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद रुपये की वैल्यू को मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर तय होने दिया गया। इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। अगर पूरी दुनिया में इंडियन रुपये की डिमांड बढ़ेगी तो रुपये की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन अगर डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी और रुपये की डिमांड कम होगी तो रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी अब एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट के बजाय मार्केट फोर्सेस यानी जो डिटर्मिनेंट्स है डिमांड और सप्लाई के, वो डिटरमाइन करेंगे। थर्ड इज करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंडर एक और इंपॉर्टेंट कदम था करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। इसका मतलब है कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए फॉरेन करेंसी खरीदने और बेचने के प्रोसेस को काफ़ी आसान बना दिया गया। इससे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिला और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पहले के कंपैरिजन में काफ़ी आसान हो गए। नेक्स्ट रिफॉर्म है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ये फिफ्थ रिफॉर्म है। चलिए अब समझते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। 1991 से पहले इंडिया ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अपनाई हुई थी। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए इंपोर्ट्स पर हाई टैरिफ कोटाज और कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे। लेकिन लंबे समय तक प्रोडक्शन मिलने की वजह से कई इंडस्ट्रीज में कंपटीशन कम हो गया। इसका असर क्वालिटी, एफिशिएंसी और इनोवेशन पर पड़ा। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इंटरनेशनल लेवल पर compete करने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। इसीलिए लिबरलाइजेशन के बाद ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में कई इंपॉर्टेंट चेंजेस अपनाए गए ताकि इंडस्ट्रीज की इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा दिया जा सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाया जा सके और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ग्लोबल कॉम्पिटिशन के लिए तैयार किया जा सके। अब देखते हैं इसके मेजर रिफॉर्म्स। फर्स्ट है रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगी गई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे हटा दिया गया। एग्जाम्पल के लिए अप्रैल 2001 से मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर लगी ज़्यादातर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरह हटा दी गई। इससे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिला। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब कोटा सिस्टम से होता है।
सेकेंड है रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। कई प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को भी हटा दिया गया। इसका मेन एम इंडियन गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना था, ताकि एक्सपोर्ट बढ़ सके और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इंक्रीज हो सके। थर्ड इज रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को भी धीरे धीरे कम किया गया। इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपनीज से कॉम्पिटिशन मिलने लगा। साथ ही इंडियन इंडस्ट्रीज अब बेहतर क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स, मशीनरी और टेक्नोलॉजी को फॉरेन से कम कॉस्ट पर इम्पोर्ट कर सकती थी। इससे प्रोडक्शन एफिशिएंसी और प्रोडक्ट क्वालिटी दोनों में इंप्रूवमेंट आया। फोर्थ इज रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम को भी काफ़ी हद तक खत्म कर दिया गया। हजार्डस और इन्वायरमेंटली सेंसिटिव प्रोडक्ट्स को छोड़कर ज़्यादा प्रोडक्ट्स के लिए इम्पोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हटा दी गई। इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग बेहतर क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स और मशीनरी को आसानी से इम्पोर्ट कर सकें। ऐसा रिजल्ट उनकी एफिशिएंसी बढ़ी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई और वे इंटरनेशनल मार्केट में पहले से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन सकी। आई होप कि लिबरलाइजेशन का ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कंप्लीट करेंगे। अगर मैं सब कुछ इसी पार्ट में एक्सप्लेन करती तो ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता, इसीलिए मैंने इसके फर्दर पार्ट्स बना दिए हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।